अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर ट्यूटर। मैं हूं इमरान सैयद और एडोब फोटोशॉप 2021 के कोर्स के अंदर आपको वेलकम करता हूं। आज चूँकि एडोब फोटोशॉप 2021 की पहली क्लास है तो टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे और डायरेक्ट चलेंगे ट्यूटोरियल की तरफ। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम बैक गाइस, और ट्यूटोरियल स्टार्ट करते ही सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि आज हम क्या क्या चीज़ें हैं जो एडोब फोटोशॉप की फर्स्ट क्लास के अंदर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको एडोब फोटोशॉप का इंट्रो दूंगा। सेकंड हम इसका वर्क स्पेस डिस्कस करेंगे फोटोशॉप का। और थर्ड में एक टूल है जो कि एडोब फोटोशॉप का छोटा सा टूल है और बहुत ही कॉमन है, मूव टूल के नाम से जाना जाता है। और इसके साथ साथ मैं दो टूल्स और आपको डिस्कस करके बताऊँगा इसके अंदर, जूम टूल और हैंड टूल। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इस ट्यूटोरियल को जितना छोटा रख सकूं उतना छोटा रखूं और ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स आप तक शेयर करूं और आपको बताऊं इसके अंदर। तो ट्यूटोरियल को आपको एंड तक चेक करना है ताकि आप कोई भी ऐसी डिटेल जो है वो मिस ना कर दें इस फर्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर, जो कि आगे जाके आपको हेल्प कर सकती है। तो चले स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल को। और स्टार्ट करते के साथ सबसे पहले मैं आपको इंट्रो बता दूं कि एडोब फोटोशॉप बेसिकली है क्या। सबसे पहले एडोब फोटोशॉप जो है वो रास्टर एप्लीकेशन है। रास्टर का मतलब ये होता है कि अगर मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाऊं तो ये एक इमेज है, इसको मैंने मैक्सिमम जूम किया। ठीक है, मैक्सिमम जूम करने के बाद आप यहाँ चेक कर रहे होंगे कि ये जो इमेज और ग्राफिक है, मैक्सिमम जूम करने के बाद आपको इस वक्त एक ग्रिड की तरह डिस्प्ले हो रहा होगा, मतलब बॉक्सेस की तरह आपको डिस्प्ले हो रहा है। और हर बॉक्स जो है वो एक डिफरेंट प्रॉपर्टी या डिफरेंट कलर जो है वो अपने अंदर अडॉप्ट किया हुआ है। ये जो डिफरेंट बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं डिफरेंट कलर प्रॉपर्टीज के साथ, ये सब मिलकर एक इमेज को क्रिएट करते हैं या एक इमेज आपको डिस्प्ले करके देते हैं। तो इसीलिए एडोब फोटोशॉप को जो है वो रास्टर बेस्ड एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अच्छा, सेकेंडली फिर मैं आपको बताऊं कि एडोब फोटोशॉप को आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं आप जो फोटोशॉप से कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि एडोब फोटोशॉप से आप डिफरेंट तरह की इमेजेस एडिट कर सकते हैं। आप अपनी इमेजेस को इन्हेंस कर सकते हैं, आप उनकी इमेजेस को कलर करेक्शन कर सकते हैं, या आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें कोई करेक्शंस करनी है आपने वो कर सकते हैं। अपने स्किन को आप करेक्ट करना चाह रहे हैं तो उनको भी एडिट कर सकते हैं इजीली। इसी तरीके से आप चाहें तो किसी भी इमेज का जो है वो बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, अपने बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, बिजनेस कार्ड तक डिज़ाइन कर सकते हैं, फ्लायर डिज़ाइन कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर वेब की तरफ आप जाएं तो वेब ग्राफिक्स के अंदर आप बहुत सारी चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं, अपने सोशल मीडिया के लिए डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। वेबसाइट के जो लेआउट्स होते हैं, जो यूआई कहलाता है, वो तक डिज़ाइन कर सकते हैं इसके अंदर। और मोबाइल तक के यूआईज को भी आप इजीली इसके अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है वो आसान कर दी गई हैं अब फोटोशॉप के अंदर। पहले की निस्बत जो पहले चीज़ें थी उससे अब काफ़ी चेंज हो चुका है फोटोशॉप। जो कि हम पहले काम किया करते थे फोटोशॉप के अंदर, वो चीज़ें अब काफ़ी इन्हेंस हो गई हैं, ईजी हो गई हैं। तो एडोब फोटोशॉप को सीखना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। सिंपल आपके अंदर ग्राफिक्स के लिए थोड़ा सा क्रेज़ होना चाहिए, आपको कलर करेक्शंस और आपको इन चीज़ों को मालूम होना चाहिए कि क्या चीज़ आप अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर आप कितना मतलब अपना एफर्ट डाल के अपने किसी भी डिज़ाइन को कितना इन्हेंस कर सकते हो। फोटोशॉप आपको तमाम चीज़ें प्रोवाइड करेगा, सिर्फ आपने उसके अंदर एफर्ट डालनी है और आपका ग्राफिक जो है ना बहुत ही प्यारा बन के आपके सामने आएगा। तो इस फर्स्ट क्लास के अंदर जो इंट्रो था मुझे आपको बताना था फोटोशॉप के बारे में, वो यही था, जो छोटी छोटी चीज़ें मुझे आपको बतानी थी। सेकंड अब हम आ जाते हैं वर्क स्पेस के ऊपर। इसके लिए हमें अपने लैपटॉप स्क्रीन या अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ जाना पड़ेगा। फोटोशॉप का जो वर्क स्पेस है वो किस तरह से दिखता है और उसमें क्या क्या ऑप्शन हैं। तो अब हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन की तरफ, और इस स्क्रीन के अंदर आप यहाँ पे चेक कर रहे होंगे कि ये फर्स्ट लुक एंड फील है जो कि आप यहाँ चेक कर रहे होंगे। हमारे पास यहाँ पर जो फोटोशॉप ओपन करने के बाद जो चीज़ें डिस्प्ले होती हैं वो हमारे रिसेंट ओपन जो फाइल्स या डॉक्यूमेंट जिस पे हमने काम किया होता है वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे होते हैं। इसी तरीके से सेकंड आपके पास क्लाउड की जो फाइल्स हैं, क्रिएटिव क्लाउड फाइल जो एडोब का क्रिएटिव क्लाउड है उसकी फ़ाइल आपको इस टैब के अंदर दिखेंगी। इसके बाद यहाँ पे LR फोटोज़ यानी कि लाइट रूम फोटोज़ का एक टैब बना हुआ है, उसकी सारी की सारी इमेजेस वगैरह आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। इसको हम नहीं चेक करेंगे कि इसमें क्या होता है क्योंकि ये हमारे लिए फ़िलहाल यूजलेस है, हम फोटोशॉप को चेक कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास रिसेंट वाले टैब के अंदर कुछ यहाँ पर दो ऑप्शन है, थंबनेल्स और जो आपके जो लिस्ट व्यू कहलाता है। इसका जो छोटा सा आइकन बना हुआ है यहाँ पे, इसको आप चाहें तो लिस्ट व्यू में चेक कर सकते हैं या थंबनेल्स में चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से सॉर्टिंग है, सर्च कर सकते हैं, फ़िल्टर कर सकते हैं। ठीक है, ये सर्च का आपके पास यहाँ पे बटन मौजूद है। उसके अलावा आप यहाँ पे अगर अपने इस रिसेंट टैब्स को अगर फ़िल्टर करना चाहें
तो बाय नेम उसको फ़िल्टर भी कर सकते हैं इजीली। और ऊपर जो है आपके पास कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे, जिसको आगे चल के हम डिस्कस करते रहेंगे कि ये क्या क्या ऑप्शंस हैं, इनमें कौन कौन से ऑप्शन कहाँ कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, जो दो टैब्स हैं हमारे पास या बटन्स हैं, क्रिएट न्यू और ओपन के नाम से। ठीक है, सबसे पहले हम क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक कर लेते हैं और जैसे ही हम क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक यहाँ पर डायलॉग विंडो आपके पास आ जाएगी और इस डायलॉग विंडो के अंदर आप यहाँ पे चेक करेंगे सबसे पहला टैब जो है वो हमारे पास रिसेंट का है। इसके अंदर जो प्रीसेट्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ये वो प्रीसेट्स या साइजेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं रिसेंटली क्रिएट कर चुका हूँ बाय यूजिंग दिस प्रीसेट डिटेल ऑप्शन। तो इस प्रीसेट डिटेल के अंदर आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि कुछ ऑप्शंस हैं यहाँ पे, विड्थ हाइट वगैरह, इसको मैं अभी चल के बताता हूँ आपको कि क्या क्या है, क्या सेटिंग्स हैं, किस तरीके से आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो। सिंपल आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो प्रीसेट्स हैं मैंने इस टैब के थ्रू बनाए हैं। ठीक है, जो रिसेंट बनाए गए हैं। इसी तरीके से एक टैब आपके पास सेव्ड का है, इसके अंदर आप अपने प्रीसेट जो है डिफाइन करके सेव कर सकते हो। यानी कि अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट साइज़ है जो आप बार बार इस्तेमाल करना चाहते हो, जैसे कि फेसबुक का बैनर होता है या किसी वेबसाइट का बैनर है या इंस्टाग्राम की कोई पोस्ट है, तो इनके साइजेस जो है ना वो बेसिकली फिक्स्ड होते हैं। वेबसाइट बैनर की बात नहीं करूँगा, फेसबुक बैनर रिसेंटली जो फेसबुक का बैनर चल रहा है वो एक फ़िक्स साइज़ के अंदर है। तो जो भी साइज़ आप यानी कि आपको पता है कि फेसबुक का क्या साइज़ है, वो साइज़ आप यहाँ पर डिफ़ाइन करके उसको सेव कर सकते हो। अपना फेसबुक का नाम दे दो बैनर या इंस्टाग्राम का नाम दे के आप इजीली यहाँ पर प्रीसेट में नाम देते हो और उसके बाद आप सेव कर लोगे तो वो सेव हो जाएगा एक प्रीसेट यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इमरान के नाम से मैंने एक प्रीसेट यहाँ पर सेव किया हुआ है। इसी तरीके से फ़ोटोज़ में अगर आप आ जाते हो तो फ़ोटोज़ में आपके पास कुछ प्रीसेट्स हैं। ये बेसिकली उन लोगों के लिए हैं जो कि फ़ोटोग्राफी वगैरह करते हैं। ठीक है, तो फोटोग्राफर्स जो होते हैं वो अपनी इमेजेस को अगर फोटोशॉप में एडिट करना चाह रहे हैं तो वो इन प्रीसेट्स को यूज़ करते हुए अपनी इमेजेस को इंपोर्ट करके उनको एडिट कर सकते हैं इजीली। इसी तरीके से प्रिंटिंग में आ जाए तो ये डायरेक्ट नेम आपको बता रहा है कि ये जो पूरा टैब है ये प्रिंटर्स के लिए इस्तेमाल होता है। जो भी डॉक्यूमेंट आप प्रिंट करना चाहते हैं तो ये सारे पेपर साइजेस हैं, लेटर A4, A6, A5, A3, तो ये सारे प्रिंटर साइजेस हैं जिनको आप यूज़ करके प्रिंटिंग कर सकते हो। इसी तरह से आर्ट एंड इलस्ट्रेशंस हैं, यानी कि एडोब इलस्ट्रेटर वगैरह के ऊपर अगर आप कोई आर्ट वगैरह डिज़ाइन करते हो तो उनके लिए भी प्रीसेट यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिए गए हैं, उनको भी इस्तेमाल कर सकते हो आप यहाँ पे। वेब के कुछ UI और डिज़ाइन, जैसे स्टार्टिंग में इंट्रो में मैंने आपको बताया कि एडोब फोटोशॉप को आप वेब के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैकबुक प्रो, iMac, वेब साइजेस, लार्ज, मीडियम, मिनिमम, स्मॉल, ये सब यहाँ पे दिए गए हैं। तो इन प्रीसेट्स को भी आप यूज़ कर सकते हो। मोबाइल UI के प्रीसेट्स भी यहाँ मौजूद हैं। एंड फिल्म एंड वीडियो के अगर कोई आपने क्लिप को एडिट करना है, कुछ थंबनेल्स वगैरह बनाने हैं किसी वीडियो के लिए, तो वो भी यहाँ पे इजीली आप एडिट कर सकते हो। अब आ जाते हैं प्रीसेट डिटेल्स के अंदर। अच्छा, प्रीसेट डिटेल्स आपको ज़्यादातर इस्तेमाल तभी होगा कि आपके पास कोई फिक्स साइज़ नहीं है, आप डिफरेंट साइजेस के डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हो। ये ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। क्या विड्थ होनी चाहिए और क्या हाइट होनी चाहिए वो आप खुद यहाँ से आपने डिफाइन कर सकते हो, विड्थ और हाइट। इसी तरीके से ओरिएंटेशंस भी आप डिफाइन कर सकते हो कि आपको पोर्ट्रेट में चाहिए अपना डॉक्यूमेंट या लैंडस्केप में चाहिए। ये तो ज़्यादातर यूज़र को पता ही होगा कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होते क्या हैं। फिर भी मैं आप एग्जांपल के तौर पे आपको एक इमेज ग्राफिक यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ, जिससे आपको देख के समझ में आ जाएगा कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कुछ यूनिट्स हैं यहाँ पर डिफाइन किए हुए, पिक्सेल्स, इंचेस, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट एंड पिक्स। ठीक है, इनको यूज़ करते हुए आप अपना डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट कर सकते हो। जैसे पिक्सेल्स है, ठीक है, पिक्सेल्स, इंचेस, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट और पिक्स, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। पिक्सेल्स बेसिकली हम ज़्यादातर इस्तेमाल करेंगे वेब ग्राफिक्स के लिए। ठीक है, इसी तरीके से इंचेस, सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स जो है ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हम प्रिंटिंग वगैरह के डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर हम ये वाले साइजेस यूज़ करते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या प्रीसेट को आप किस यूनिट को यूज़ करते हुए अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो। ज़्यादातर वेब ग्राफिक्स यानी कि आप वेबसाइट्स के लिए या किसी वेब बेस्ड ग्राफिक्स के लिए आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो तो पिक्सेल्स के अंदर बनाओगे। ठीक है, आर्टबोर्ड को फिलहाल हम स्किप कर देते हैं, रेजोल्यूशन के ऊपर आ जाते हैं। रेजोल्यूशन हम दो तरीके से यूज़ करते हैं, एक होती है मिनिमम और एक होती है मैक्सिमम। सबसे मिनिमम रेजोल्यूशन जो है वो 72 पिक्सेल्स पर इंच होती है। ठीक है, इसी तरीके से जो मैक्सिमम रेजोल्यूशन होती है वो होती है 300 पिक्सेल्स पर इंच। ठीक है, अच्छा 72 पिक्सेल्स पर इंच के हिसाब से क्या है कि मतलब अगर आपका 1 इंच जो है उसके अंदर 72 पिक्सेल्स होते हैं। तो अब जैसे कि आप फ़र्ज़ करें किसी वेब ग्राफिक्स के लिए आप डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं 72 पिक्सेल्स, क्योंकि इससे क्या होता है कि डॉक्यूमेंट का जो साइज़ रहता है
वो छोटा रहता है कि आपका डॉक्यूमेंट का साइज़ ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होता। इसी तरीके से अगर आप कोई बड़ा साइज़ का डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाह रहे हो, यानी कि 300 पिक्सेल्स का डॉक्यूमेंट बनाते हो, तो उसका साइज़ उस हिसाब से इंक्रीज़ हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा आप रेजोल्यूशन रखोगे, आपने जो ग्राफिक डिज़ाइन किया है उसका रेजोल्यूशन उतना अच्छा रहेगा अगर आप उसका साइज़ बढ़ा देते हो रेजोल्यूशन का। लेकिन ये भी ध्यान में रखिएगा कि जितना आप रेजोल्यूशन बढ़ाएंगे उतना डॉक्यूमेंट का साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाएगा। वेब की बात आ जाती है, जब वेब के लिए कोई ग्राफिक डिज़ाइन किया जाता है तो वहाँ पर ज़्यादातर प्रायोरिटी यही दी जाती है कि आपका जो ग्राफिक या इमेज है उसका साइज़ कम हो ताकि वेब को लोड होने में आसानी हो। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या रेजोल्यूशन रखना चाह रहे हो। इसी तरीके से कलर मोड्स है हमारे पास यहाँ पर, बिटमैप, ग्रे स्केल, RGB एंड CMYK। ज़्यादातर हम यूज़ कर रहे होते हैं RGB एंड CMYK। RGB बेसिकली रिप्रेजेंट करता है रेड, ग्रीन एंड ब्लू को, और CMYK रिप्रेजेंट करता है सियान, मेजेंटा, येलो एंड K रिप्रेजेंट करता है ब्लैक को। ठीक है, हम जो है RGB को यूज़ करते हैं ज़्यादातर वेब ग्राफिक्स के लिए, और CMYK को हम यूज़ करते हैं जो हमारे प्रिंटिंग ग्राफिक्स होते हैं उनके लिए। इसी तरीके से यहाँ पे कुछ हमारे पास बैकग्राउंड कंटेंट है, ये आप के ऊपर डिपेंड करता है जब आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो। ये जब आप ये डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेंगे तो मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा कि ये बेसिकली बैकग्राउंड कंटेंट क्या चीज़ है और किस लिए हम यूज़ करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हम अभी वाइट रखेंगे इसको, ये याद रखिएगा कि मैंने बैकग्राउंड कंटेंट वाइट रखा है ताकि आगे आपको समझाने में मुझे आसानी हो। ठीक है, अब इसको सिंपल यहाँ से क्रिएट कर लेंगे, लेकिन पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट का साइज़ दे दूँगा। विड्थ में रखूँगा यहाँ पे फर्ज करें 2000 और हाइट में रखूँगा 1000। ठीक है, उसके बाद मैं इसको सिंपल यहाँ से क्रिएट कर दूँगा। जैसे ही मैं क्रिएट करूँगा मेरा डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो गया है। अच्छा, ये वाला जो आपके पास एरिया है जहाँ पर आप ये देख रहे होंगे रूलर्स आपको दिख रहे हैं ऊपर नीचे, ये मेरे डॉक्यूमेंट का नाम है यहाँ पे, और ये वाला जो वाइट एरिया है ये बेसिकली मेरा वर्क स्पेस कहलाता है। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको एक बता दूं, अभी जो मैंने आपको बताया था कि जब मैं डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा था तो मैंने वहाँ पे वाइट बैकग्राउंड रखा था, वो क्या चीज़ है, यहाँ पर हमारे पास एक लेयर्स का टैब कहलाता है। अगर आपके पास अभी डिस्प्ले हो रहा हो तो वेल एंड गुड, नहीं डिस्प्ले हो रहा तो अभी आगे चल के मैं आपको बता देता हूँ कि ये किस तरीके से डिस्प्ले होगा। जो भी आप यहाँ काम कर रहे होते हैं उनकी सारी की सारी लेयर्स आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रही होंगी। किसी भी चीज़ को इनविजिबल विजिबल करना आप यहाँ से करोगे अपने लेयर्स के अंदर से। ठीक है, अच्छा यहाँ पर लेयर्स में इस वक्त आप देख रहे होंगे कि बैकग्राउंड के नाम से एक लेयर मौजूद है और इसके पास यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स है जो वाइट कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वो वाला ऑप्शन है जो कि बैकग्राउंड क्रिएट करते हुए मैंने आपको कहा था कि वो वहाँ पर मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कि वाइट बैकग्राउंड क्या चीज़ है। वहाँ पे अगर आप ट्रांसपेरेंट लेंगे तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंट लेयर बन जाएगी। ठीक है, कलर चेंज करेंगे तो उस कलर का बैकग्राउंड यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा होगा। अच्छा, तो ये है आपके पास जो वर्क स्पेस है डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे आपके जितने भी टूल्स हैं जिनसे आप फोटोशॉप के अंदर काम करेंगे वो सारे टूल्स आपको यहाँ पे नज़र आएंगे, और यहाँ पर 3 डॉट का एक ऑप्शन है। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके सारे के सारे जितने टूल्स हैं वो सब आपको यहाँ नज़र आ जाएंगे, जो कि इस वक्त फ़िलहाल इस एरिया में नज़र नहीं आ रहे क्योंकि स्क्रीन रेजोल्यूशन कम है। जितना बड़ा आपका रेजोल्यूशन साइज़ होगा स्क्रीन का उतने ऑप्शन आपको ज़्यादा यहाँ पर नज़र आएंगे। ठीक है, आप चाहें तो कोई भी ऑप्शन यहाँ से हटा के उसको ऐड भी कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं अपने एक और चीज़ के अंदर कि ये जो आपके पास ऑप्शंस हैं या ये जो सेक्शंस हैं इनको आप इजीली मूव कर सकते हो कहीं भी। यहाँ पे आप चेक कर रहे होंगे जो टूल का एरिया है, यहाँ पे आपको एरोज दिख रहे होंगे कि आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एक्सपेंड और अंदर की तरफ एक्सपेंड कर सकते हो या बाहर की तरफ आप इजीली क्लिक करके इसको एक्सपेंड कर सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पे आप चेक कर रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ डॉटेड्स करके एक लाइन बनी हुई है, ये बेसिकली होल्डर कहलाएगा आपके इस ग्रुप सेक्शन का जो टूल बार है। ठीक है, इसको आप क्लिक करके जैसे ही ड्रैग करोगे तो जो टूल बार है वो वहाँ से निकल जाएगा और अब ये मूवेबल पोजीशन में आपके पास आ गया है। आप चाहो तो इसको बंद कर सकते हो, आप चाहो तो इसको कहीं और भी जाके इसको स्टक करा सकते हो। जैसे कि मैं इसको ले जाके अपने राइट हैंड साइड के जो ऑप्शंस हैं यहाँ पे स्टक करना चाह रहा हूँ, तो जैसे ही ये स्टक होने की पोजीशन में आएगा तो आप यहाँ चेक करेंगे कि ये जो सेक्शन है ब्लू कलर में चेंज होता जा रहा है। तो जैसे ही मैं इसका अपना क्लिक जो है वो रिलीज़ करूँगा ये जो पूरा टूल बार था वो यहाँ से उठ के इस जगह पे आके स्टिक हो गया। अब मैं चाहता हूँ इसको वापस अपनी जगह पे ले जाऊँ, तो मैं इसको यहाँ से क्लिक करके दोबारा से ला के वापस यहाँ पर रिलीज़ कर दूँगा अपने क्लिक को। ठीक है, तो ये तो था आपका टूल बार। इसी तरीके से राइट हैंड साइड पे आपके पास कुछ यहाँ पे ऑप्शंस नज़र आएंगे। ऊपर सबसे पहला आपके पास प्रॉपर्टीज़ का टैब नज़र आ रहा है।
ज़रूरी नहीं है कि आपने जो फ़ोटोशॉप ओपन किया हुआ है उसके अंदर यही ऑप्शन नज़र आए या यही आपके पास ग्रुपिंग नज़र आए, क्योंकि हो सकता है आपकी सेटिंग्स कुछ और हों और मैंने सेटिंग्स को चेंज कर दिया है। ठीक है, क्योंकि मैं काम करता रहता हूँ इसलिए मैंने अपनी सेटिंग्स को जो है वो थोड़ा सा चेंज किया है, चीज़ें अपनी मूव की हैं जगहों पे, तो जाहिर सी बात है आपके पास वो ऑप्शन नज़र नहीं आएंगे, तो उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आप किस तरीके से अपने एरिया को सेट कर सकते हो या टैकल कर सकते हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं आपको नज़र आ रहे हैं, नीचे यहाँ पे कुछ टैब नज़र आ रहे होंगे आपको, 3D लेयर्स, चैनल, और इसी तरीके से यहाँ प्रॉपर्टीज़ का है, और राइट हैंड साइड पे हर ग्रुप सेक्शन के साथ जो है यहाँ पर आपका जो हैमबर्गर का जो आइकन है वो यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। इसको आप यहाँ से क्लोज कर सकते हो, अपने इस टैब को क्लोज ग्रुप टैब कर सकते हो। क्लोज ग्रुप टैब कर दोगे तो पूरा ग्रुप चेंज बंद हो जाएगा। या सिंपल आप क्या करोगे कि मैं क्लिक करता हूँ, सिंपल क्लोज करूँगा तो जो सेक्शन जो है या जो एरिया आपने क्लिक किया हुआ है, मतलब ये जो ऑप्शंस हैं लेयर्स, चैनल्स या जो भी एक्टिव है वो एरिया अगर आपने क्लोज करना तो सिंपल क्लोज करोगे तो ये क्लोज हो जाएगा। जैसे 3D है, इसमें मैं आता हूँ और मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ तो 3D वाला जो यहाँ पे पैनल है वो यहाँ से क्लोज हो जाएगा। और अगर मैं हैमबर्गर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो क्या होगा कि यहाँ पर आप सेकंड ऑप्शन देख रहे होंगे क्लोज टैब ग्रुप। ठीक है, जब क्लोज टैब ग्रुप करता हूँ तो ये जितने भी इसके अंदर पैनल्स हैं इस ग्रुप के अंदर वो सब बंद हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ आपको बता दूं, यहाँ जितने ऑप्शन इनेबल हैं वो यहाँ पर आपके पास विंडो के अंदर जो भी ऑप्शन इनेबल हैं वो सब के सब चेक मार्क हुए हुए हैं। लेयर्स का चेक मार्क है, प्रॉपर्टीज़ का पैनल चेक मार्क है। ठीक है, इसी तरीके से ऑप्शंस हैं वो चेक मार्क है, टूल्स हैं वो चेक मार्क है। आपका डॉक्यूमेंट जो ओपन हुआ है किस नाम का है, ये नेम है untitled-1। इसी तरीके से ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट आपके पास untitled-1। जितने भी डॉक्यूमेंट यहाँ ओपन होते जाएंगे उनके नाम यहाँ पे आपको डिस्प्ले होते जाएंगे। दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि किसी भी टैब को आप इजीली यहाँ से मूव कर सकते हो इस फोल्डर की मदद से। ठीक है, आप चाहो तो उसको क्लोज भी कर सकते हो। ठीक है, आप अपने पूरे वर्क इस एरिया को ख़राब कर दो एक तरीके से। फ़र्ज़ करें मैंने सारी सेटिंग्स इसकी ख़राब कर दी, मैं सब कुछ यहाँ से ख़राब कर देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि मैंने सारे ग्रुप टैब जो है वो सब ख़राब कर दिए यहाँ से। अब मैं अपना जो भी मेरा वर्क स्पेस बना हुआ था मैं वो वापस चाहता हूँ, तो उसके लिए आप सिंपल क्या करोगे, जैसे आप विंडोज़ में जाओगे और वर्क स्पेस में जाओगे तो यहाँ से आप इसको रीसेट कर दोगे, रीसेट 3D। ठीक है, जैसे आप रीसेट 3D करोगे तो आपका पूरा वर्क स्पेस जो है वो यहाँ से रीसेट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास कुछ वर्क स्पेसेस जो हैं वो यहाँ पे प्री डिफाइंड बने हुए हैं। आप चाहें तो किसी भी वर्क स्पेस को क्लिक कर लें, आपके टूल्स उस हिसाब से चेंज हो जाएंगे। जैसे अब यहाँ पे मैं वर्क स्पेस अपना चेंज कर रहा हूँ, बार बार मोशंस हैं। ठीक है, मोशन के आगे आपके पास इसी तरीके से वर्क स्पेस में आ जाऊँ, मैं प्रिंटिंग की तरफ आ जाऊँ तो प्रिंटिंग का आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी वर्क स्पेसेस हैं आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। इसी तरीके से आप कोई वर्क स्पेस अगर चेंज करना चाह रहे हो, आप अपनी सेटिंग्स बनाना चाह रहे हो, आप चाहते हो कि ये टूल्स यहाँ डिस्प्ले होने चाहिए, तो मैं इनको ईजिली जो है वो चेंज करके अपना वर्क स्पेस नया बना सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ऐड करते जा रहा हूँ, तो ये सारे के सारे वर्क स्पेसेस जो है सारी ऑप्शन जो हैं वो मैं इस टैब के अंदर डालते जा रहा हूँ या ग्रुप एरिया के अंदर डाल। तो ये मैंने अपना वर्क स्पेस कर लिया। इसी तरीके से फिर मैं जाऊँगा वर्क स्पेस में और अपने नाम का कोई एक वर्क स्पेस जो है वो यहाँ पे उसको नाम दे के क्रिएट कर दूँगा। ठीक है, टूल्स मेन्यू जो भी शॉर्टकट्स हैं वो सब चेक लगा के उसको सेव कर दूँगा, तो मेरा अपना एक वर्क स्पेस डिज़ाइन हो जाएगा। इसी तरीके से मैंने कुछ वर्क स्पेसेस ऑलरेडी यहाँ पे बनाए हुए हैं, आप यहाँ चेक कर रहे होंगे, तो वो भी जैसे ही आप बनाएंगे कोई वर्क स्पेस सेव करेंगे वो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। जब भी आपने वो वर्क स्पेस आपने सेलेक्ट करना है, जैसे मैं फर्स्ट करता हूँ रन न्यू वर्किंग एरिया में क्लिक करता हूँ, तो ये मेरा जो वर्क स्पेस था जिसमें मैं काम करता हूँ ज़्यादातर वो यहाँ पे मेरे पास ओपन हो गया। तो ये तो थी बात वर्क स्पेस की। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर कुछ ऑप्शंस और हैं हमारे पास कि अगर आपका जो डॉक्यूमेंट है इसको भी आप इजीली यहाँ से क्लिक करके आप इसको बाहर लेके आ सकते हो, अपने वर्क एरिया या क्या अपने आर्ट बोर्ड से निकाल सकते हो। तो इसको आप यहाँ से इजीली मूव करके दोबारा से अगर टॉगल करना चाहो तो दोबारा से भी टॉगल कर सकते हो उसको इजीली। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं हमारे पास जो कि लास्ट पार्ट है इस ट्यूटोरियल का, वो है मूव टूल। तो मूव टूल के ऊपर आ जाते हैं फ़ौरन। और मूव टूल बेसिकली आप यहाँ पर टूल बार के अंदर चेक कर रहे होंगे, ये बेसिकली हमारा कहलाता है मूव टूल। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास सबसे ऊपर आएगा
मूव टूल। तो मूव टूल जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे तो आपका जो कर्सर है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसी तरीके से मूव टूल को अगर आपने सेलेक्ट करना है तो वी का बटन आप जब प्रेस करोगे तो मूव टूल जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं हम मूव टूल इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो मैं यहाँ पर जल्दी से शेप्स जो हैं वो मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे फर्स्ट कदम मैं यहाँ से रेक्टेंगल क्रिएट कर लेता हूँ। अच्छा अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि मैं जितने शेप्स क्रिएट करता जा रहा हूँ यहाँ पर लेयर पैनल के अंदर हर शेप का एक लेयर बनता जा रहा है। ठीक है, डिफरेंट शेप्स जो है वो जल्दी जल्दी क्रिएट कर लेता हूँ। ये मैंने कुछ शेप्स क्रिएट कर लिए। अब दोबारा से वी का बटन प्रेस कर लेता हूँ तो अपने मूव टूल पे आ जाता हूँ वापस से। अब यहाँ पे आप चेक करेंगे इस लेयर पैनल के अंदर आपके पास पॉलीगॉन, एलिप्स, राउंडेड रेक्टेंगल और रेक्टेंगल वर्ल के नाम से यहाँ पर आपको डिफरेंट लेयर्स आ गए। हर लेयर हर डिफरेंट शेप को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, लेयर पे ज़्यादा नहीं जाऊंगा, बाद में डिस्कस करेंगे हम लेयर के बारे में। अभी फिलहाल मैं मूव टूल बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो सारे आपके पास चारों के चारों शेप्स हैं डिफरेंट लेयर्स में आ चुके हैं। और जो पॉलीगॉन 1 है वो बेसिकली यहाँ पर लेयर को आप देख रहे होंगे इसका कलर इस वक्त ब्लू हो रहा है। ठीक है, तो ये इंडिकेशन बेसिकली ये है कि इस वक्त इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ये लेयर है या ये जो आपके पास शेप है ये इस वक्त सेलेक्टेड पोजीशन में है। तो मैं क्या करूँगा, अपने मूव टूल से कोई और शेप सेलेक्ट करूँगा। जैसे कि फर्स्ट करें ये वाला शेप मैं सेलेक्ट करता हूँ तो आप यहाँ चेक करेंगे एलिप्स के जो लेयर है वो यहाँ पर ब्लू कलर में चेंज हो गया। इसी तरीके से हर लेयर को मैं क्लिक करके मूव टूल से आराम से अपने इस वर्क एरिया में मूव कर सकता हूँ। अच्छा अब एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, यहाँ पर ऊपर जो है जो भी आप टूल सेलेक्ट करते हो तो ऊपर उसकी प्रॉपर्टीज आपको नज़र आ रही होती हैं कि इस टूल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ या ऑप्शंस हैं जो कि फोटोशॉप में इस वक्त अवेलेबल हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहला ऑप्शन जो है वो ऑटो सेलेक्ट के नाम से है। अगर मैं ऑटो सेलेक्ट को फर्स्ट करें अनचेक करता हूँ और उसके बाद मैं करता हूँ कि मैं चाहता हूँ मैं ये वाला रेक्टेंगल का जो शेप है इसको मूव करूँ तो वो बिल्कुल भी मूव नहीं होगा। क्यों मूव नहीं होगा, एक तो ऑटो सेलेक्ट जो है वो इस वक्त अनचेक हुआ है तो किसी भी ऑप्शन के ऊपर मैं ऑटो क्लिक करके सिलेक्शन नहीं कर सकता। ऑटो सेलेक्ट का मतलब ये हुआ कि जो लेयर यहाँ पे सेलेक्ट है वो लेयर मूव होनी चाहिए बाय यूजिंग मूव टूल। तो जब ऑटो सेलेक्ट का ऑप्शन अनचेक्ड है तो मैं इस शेप को या इस शेप वाली लेयर को ऑटोमेटिकली क्लिक करके सेलेक्ट नहीं कर सकता। जब तक मैं बाय डिफ़ॉल्ट जाके उस लेयर को मैं क्लिक नहीं कर देता और उसके बाद मैं उसको जाके मूव नहीं करता तो मैं इसको मूव नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब सेलेक्ट करने के बाद मूव कर सकता हूँ लेकिन विदाउट सेलेक्टिंग में मूव नहीं कर सकता। अगर आप चाहते हो कि ऑटो सेलेक्ट जो है वो काम करे तो इस ऑप्शन को चेक लगाना पड़ेगा ताकि हर चीज़ जो है वो ऑटोमेटिकली ईजिली मूव हो सके। इसी तरीके से लेयर्स इसके सामने दिया हुआ है। लेयर्स का मतलब कि जो ऑटो सेलेक्टेड लेयर्स है वो जो है मूव होनी चाहिए। शो ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म का मतलब ये होता है कि आप अपनी चीज़ को जो है वो साइज़ उसका एडजस्ट कर सको, मूव कर सको, रोटेशन वाइज या XYZ जो भी चीज़ें ट्रांसफॉर्म करते हुए। जब मैं इसको चेक लगाऊंगा तो जो भी मेरा ऑप्शन या लेयर सेलेक्ट होगी बेस लेयर के ये वाला जो शेप है आपका वो सिलेक्टेड था तो उसके ऊपर ट्रांसफॉर्म जो है वो ऑन हो गया है। इस तरीके से किसी और के ऊपर क्लिक करूँगा तो उसके ऊपर जाके वो ट्रांसफॉर्म ऑन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बॉक्सेस आपको दिख रहे होंगे कि ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट और हर कॉर्नर के ऊपर एक ऑप्शन है। ये बेसिकली साइज़ को एडजस्ट करने के लिए आप यूज़ करते हो। ठीक है, तो ये जो आपके पास यहाँ पर आइकन्स दिख रहे हैं छोटे छोटे बॉक्सेस हैं ये आपको एडजस्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं कि आप अपने शेप को एडजस्ट कर सको, ट्रांसफॉर्म कर सको। अब एक चीज़ और याद रखिएगा, किसी भी अपने यानी शेप को या लेयर के ऊपर क्लिक करते हो और आपने ट्रांसफॉर्म को ऑन किया हुआ है, जैसे ही आप इसकी एडजस्टमेंट करना शुरू करोगे तो ऊपर का जो प्रॉपर्टी का जो ऑप्शन था वो चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर जो चीज़ें आपको डिस्प्ले हो रही हैं वो आपको डिस्प्ले हो रही हैं ट्रांसफॉर्म टूल की चीज़ें डिस्प्ले हो रही हैं क्योंकि आप यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो। तो ये तो था बेसिकली मूव टूल के आप मूव टूल को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पे कुछ अलाइनमेंट्स के ऑप्शन है, आगे चल के आपको बताऊंगा कि अलाइनमेंट किस तरह से आप कर सकते हो। सिंपल ये है कि जब दो ऑप्शन या जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट करें कि दोनों लेयर्स को मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, दोनों शेप को सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास अलाइनमेंट के ऑप्शन ओपन हो चुके हैं। इनको आप इजीली जो है अलाइन कर सकते हो लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम। जब आगे इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा क्लियरली समझ आ जाएगा आपको। इसी तरीके से अपने डॉक्यूमेंट के अंदर आपको दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़्यादा यूज़ करनी पड़ती हैं और वो क्या चीज़ें हैं,
एक है जूम टूल और एक है हैंड टूल। जूम टूल बेसिकली यूज़ किया जाता है अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर जूम करने के लिए किस वर्क स्पेस को, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे जूम टूल जब आपने सेलेक्ट किया तो ऊपर प्रॉपर्टीज आ गई, प्लस के ऊपर क्लिक करके रखेंगे तो ये प्लस करता जाएगा, जूम करता जाएगा। माइनस वाले जूम पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे वर्क स्पेस में जब क्लिक करोगे तो ये जूम आउट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से शॉर्ट कीज और हैं कि ऑल्ट का बटन आप प्रेस करके रखोगे तो ये क्या होगा कि आपका जो कर्सर है उसको ऑटोमेटिकली जूम इन जूम आउट में कन्वर्ट कर रहा है। और एक और ऑप्शन आपके पास शॉर्टकट ये है कि आपका जो माउस का स्क्रॉल है उसकी हेल्प से भी आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो विदाउट यूजिंग क्लिक्स। ऑल्ट का बटन प्रेस कीजिए, ठीक है। आप जब स्क्रॉल डाउन करोगे, ठीक है, तो ये जूम आउट होना शुरू हो जाएगा, और स्क्रॉल अप करोगे तो ये क्या करेगा, जूम इन करना शुरू कर देगा, ठीक है। 100% जूम कर सकते हो आप, फिट स्क्रीन कर सकते हो आप, फिल स्क्रीन कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये कुछ ऑप्शंस है जूम के जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हो। आगे चल के जब आप डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना शुरू करोगे तो ये इजीली आसानी से समझ आ जाएगा आपको। इसी तरीके से आपके पास एक हैंड टूल यहाँ पर मौजूद है जिसको यूज़ करते हुए आप अपने डॉक्यूमेंट को मूव कर सकते हो। बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है हैंड टूल जब आप फोटोशॉप के अंदर काम करोगे। हैंड टूल पे क्लिक करोगे तो आपका कर्सर हैंड में कन्वर्ट हो जाएगा और आप अपने वर्क स्पेस को ईजिली मूव कर सकते हो डॉक्यूमेंट के अंदर। बार बार हैंड टूल को क्लिक करना एक बहुत ही बड़ा मसले का काम है, तो इसको आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि कोई भी टूल अगर आपने सेलेक्ट किया हुआ है फोटोशॉप टूल बार से और आपने अपने वर्क स्पेस को मूव करना है किसी भी तरफ, तो आप सिंपल अपने कीबोर्ड से स्पेस बार का टैप जो है बटन जो है जब वो प्रेस करके रखोगे तो आपका कर्सर हैंड टूल में कन्वर्ट हो जाएगा और आप अपने डॉक्यूमेंट को ईजिली मूव कर सकते हो। यहाँ आप चेक कर रहे हो कि हैंड टूल इस वक्त सेलेक्ट नहीं है, लेकिन मेरे पास हैंड टूल एक्टिव है क्योंकि मैंने स्पेस बार प्रेस किया हुआ है। तो आप इजीली हैंड टूल की मदद से अपने वर्क स्पेस को मूव कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो थे हमारे कुछ ऑप्शंस। और अब बारी आ जाती है कि हम अपने डॉक्यूमेंट को, किसी भी डॉक्यूमेंट को फोटोशॉप के अंदर किस तरीके से ओपन कर सकते हैं वो चेक कर लेते हैं। और सेव करने का सिंपल यहाँ से सेव करने का ऑप्शन है, उसको सेव कर सकते हैं। ओपन करने के लिए आप सिंपल ओपन में जाएंगे, ठीक है। जैसे ही आप ओपन के बटन पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास यहाँ पर ये डायलॉग खुल जाएगा जहाँ से आप अपनी इमेजेस ओपन कर सकते हैं। आप अपनी लोकेशन पे चले जाएं तो फर्स्ट कर मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, यहाँ पर एक इमेज रखी हुई है, मैं इसको ओपन करना चाह रहा हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करके ओपन करूँगा तो ये वाली इमेज जो है मेरे पास एक नए फाइल के अंदर जो है वो ओपन हो जाएगी। अनटाइटल अलग फाइल थी और ये वाली जो फाइल थी जिस नेम से थी और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो प्रॉपर्टीज इसने कैच करके इसको ओपन कर दिया है। विंडोज़ के टैब के अंदर हमारे पास 2 फाइल्स आ चुकी हैं यहाँ पे। इसी तरीके से आप चाहें तो किसी फाइल को किस तरीके से ओपन किया जा सकता है कि मैं यहाँ से इस फाइल को ड्रैग करता हूँ, ठीक है, और अपने फोटोशॉप में आके मैं अपने इस वर्क स्पेस में इसको ड्रॉप नहीं करूँगा। अगर मैं इसको वर्क स्पेस में ड्रॉप करता हूँ तो क्या करेगा, इसी फाइल के अंदर इस ग्राफिक के लिए एक नई लेयर बना के इमेज है उसको ओपन कर देगा। मैं ये नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इसका अलग से डॉक्यूमेंट ओपन हो जैसे कि मैंने फाइल ओपन में किया था। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, इस फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा उस जगह पे जो वर्क स्पेस नहीं है, उसके बाहर मैं कहीं पर भी ड्रॉप कर सकता हूँ। जब मैं इसको ड्रॉप करूँगा तो मेरा एक नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा और उसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ के साथ ओपन होगा। तो ये तो बेसिकली तरीका था कि आप किस तरीके से अपनी किसी फाइल को फोटोशॉप के अंदर ओपन कर सकते हैं। सो इस ट्यूटोरियल को अब मैं यहीं पे क्लोज करूंगा और उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर जो है पसंद आया होगा। मैं जितनी कोशिश मैं कर सकता था मैंने इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल में बताने की कोशिश की है और मैंने पूरी कोशिश की है कि इस ट्यूटोरियल को मैं जितना शॉर्ट रख सकता हूँ उतना शॉर्ट रखा है। और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको अगर ट्यूटोरियल पसंद आया है, लेक्चर पसंद आया है तो ज़रूर चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।